हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पहले प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ भाग है और डी का अर्थ माइनस है तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर गणितीय संक्रियाओं से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले मेरे भाई जो ये समीकरण आपके सामने दिया गया है, इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है और जो नया समीकरण बनेगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे देखिए, समझिए मेरे भाई ध्यान से। यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि ए का अर्थ है प्लस है, तो इस समीकरण के अंदर हम ए के स्थान पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ है गुणा, तो बी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। उसके बाद में बोल रहा है कि सी का अर्थ है भाग, तो समीकरण में हम क्या कर देंगे, सी के स्थान पर भाग कर देंगे। और लास्ट में बोल रहा है कि डी का अर्थ है माइनस है, तो डी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हम बनाएंगे नया समीकरण। कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 50 के बाद में 80, सी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। फिर क्या है 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। उसके बाद में ए का अर्थ है प्लस, फिर है 16, यहाँ पर लिखेंगे 16। फिर क्या है बी का अर्थ है गुणा। फिर क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर क्या है डी का अर्थ है माइनस, और उसके बाद में क्या है 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्व करेंगे भाग को। देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 का भाग देंगे 50 में तो कितने बार जाएगा, ये चला जाएगा 10 पंजे 50, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस, फिर मेरे भाई भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 4 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 16 चौक 64, ठीक है। उसके बाद में क्या है -13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -13। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जो माइनस की संख्या उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर प्लस का 10 है और उसके बाद में प्लस का 64 है, तो प्लस का 10 और प्लस का 64 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 10 और 64 मिलकर बन जाएगा 74, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस का 13, तो 74 में से हम क्या कर देंगे, -13 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 74 में से 13 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 61 है। और ध्यान से देखिए 61 में दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो मेरे भाई पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है
और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपका जितना भी समय बचा हुआ है उस समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आप 90 प्लस क्वेश्चनों को आराम से कवर कर जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में WJSL को 25, 12, 21, 14 लिखा जाता है और DUOH को 6, 23, 17, 10 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PFKR को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि WJSL को यहाँ पर 25, 12, 21, 14 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि DUOH को यहाँ पर 6, 23, 17, 10 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि PFKR को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे एग्जाम में फटाफट से जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि WJSL को यहाँ पर 25, 12, 21, 14 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है W आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 23 नंबर पर है, ध्यान से समझना मेरे भाई। और यहाँ पर लिखा गया है 25 है, तो 23 से 25 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 23 में क्या कर दे +2 कर दें तो 23 और 2 मिलकर बन जाएगा 25। फिर देखिए W के बाद में है J आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 10 नंबर पर है, यहाँ पर लिखा गया है 12। 10 से 12 बनेगा कैसे, यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें 10 के अंदर +2 कर दें तो 10 और 2 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए J के बाद में है S आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 19 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 19 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 19 में क्या कर दें +2 कर दें तो 19 और 2 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए S के बाद में क्या है L आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर 12 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 14। तो 12 से 14 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें +2 कर दें तो 12 और 2 मिलकर बन जाएगा 14। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग और जो भी नंबर आया है उन सभी के अंदर +2 करके ये सभी नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि DUOH को यहाँ पर 6, 23, 17, 10 सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है D, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना पहला लेटर है D आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है, यहाँ पर लिखा गया है 6। 4 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 में क्या कर दें +2 कर दें तो 4 और 2 मिलकर बन जाएगा
6। फिर देखिए डी के बाद में क्या है यू आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 23। 21 से 23 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 21 में क्या कर दें +2 कर दें तो 21 और 2 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए यू के बाद में क्या है ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 17। 15 से 17 बनेगा कैसे? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 15 में क्या कर दें +2 कर दें तो 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए ओ के बाद में क्या है एच आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है और यहाँ पर लिखा गया है 10। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 से 10 बनेगा कैसे? यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर भी क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके जो भी नंबर आया है उस प्रत्येक नंबर के अंदर +2 करके ये सभी संख्याएं लिखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि PFKR को कैसे लिखा जाएगा। तो हाँ सर, हम आसानी से बता सकते हैं कि PFKR को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग और जो भी नंबर आएगा उस प्रत्येक नंबर के अंदर +2 करके आने वाली संख्या को लिखेंगे या फिर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर? 16 नंबर पर है। अब प्रत्येक के अंदर क्या करेंगे +2 करेंगे तो 16 के अंदर +2 करेंगे तो 16 और 2 मिलकर बन जाएगा 18। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए पी के बाद में है एफ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर? 6 नंबर पर है। 6 के अंदर भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 मिलकर बन जाएगा 8 है। उसके बाद में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए एफ के बाद में के आता है कितने नंबर पर? 11 के अंदर है, यानी कि के आता है 11 नंबर पर। 11 में +2 कर देंगे तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए लास्ट में दिया गया है के बाद में आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। 18 के अंदर भी +2 कर देंगे तो 18 और 2 मिलकर बन जाएगा 20। यानी कि PFKR इसको लिखा जाएगा 18, 8, 13, 20। अब हमें देखना है कि 18, 8, 13, 20 ये सभी संख्याएं किसी ऑप्शन में दी गई हैं। तो आंसर है 18, 8, 13, 20 ये सभी संख्याएं हमें दी गई हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी अब इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये आकृति दी गई है इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करते हैं। कैसे? या तो हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करेंगे रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना इस टाइप के प्रश्न को हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या हमें आकृति के अंदर दिखाई दे रही है, किसके अंदर, कॉलम के अंदर है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस
पहले कॉलम के अंदर यहाँ पर 89 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि दूसरे कॉलम में यहाँ पर 43 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहले कॉलम में 89 और दूसरे कॉलम में 43 आया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पहले कॉलम में यहाँ पर 89 लाने के लिए क्या किया गया है। मेरे भाई ध्यान से देखिए, 89 से जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 5। तो इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर 89 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, इस 4 का तो किया गया है क्यूब और इस 5 का किया गया है स्क्वायर, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कितना होता है। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये भी मेरे भाई आपको पता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। और यहाँ पर देखिए 64 और 25 को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 89। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 89 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर 43 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस 43 से जस्ट ऊपर भी हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4। तो इस पहली संख्या यानी कि 3 का तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और दूसरी संख्या यानी कि 4 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना होता है। तो मेरे भाई 3 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 27 होता है। उसके बाद में क्या है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को यह भी पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 27 और 16 को आपस में जोड़ लेंगे तो 27 और 16 मिलकर बन जाएगा 43। और ध्यान से देखिए 43 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह से जस्ट ऊपर हमें दो संख्या दी गई है। पहली संख्या है 1 और दूसरी संख्या है 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का तो करेंगे क्यूब और इस 2 का कर देंगे स्क्वायर, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 55, 55 के बाद में दिया गया है 66, 66 के बाद में दिया गया है 84, 84 के बाद में दिया गया है 95,
95 के बाद में दिया गया है 113 और 113 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले सीरीज में दिया गया है 37 के बाद में दिया गया है 55। तो 37 से 55 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि हम 37 के अंदर क्या कर दें प्लस 18 कर दें तो 37 और 18 मिलकर बन जाएगा 55। फिर देखिए 55 से कितना बन रहा है 66, तो 55 से 66 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 55 और 11 मिलकर बन जाएगा 66। फिर देखिए 66 से कितना बन रहा है 84, तो 66 से 84 कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर यदि हम 66 के अंदर क्या कर दें प्लस 18 कर दें तो 66 और 18 मिलकर बन जाएगा 84। फिर देखिए 84 से कितना बन रहा है 95, तो 84 से 95 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 84 के अंदर क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 84 और 11 मिलकर बन जाएगा 95। फिर देखिए 95 से कितना बन रहा है 113, तो 95 से 113 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 95 के अंदर क्या कर दें प्लस 18 कर दें तो 95 और 18 मिलकर बन जाएगा 113। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 113 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले प्लस 18, उसके बाद में प्लस 11, फिर उसके बाद में प्लस 18, उसके बाद में प्लस 11, फिर उसके बाद में प्लस 18, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, प्लस 18 उसके बाद में प्लस 11, प्लस 18 उसके बाद में प्लस 11, फिर प्लस 18। अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस 18 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 113 के अंदर क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 113 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 11 कर देंगे तो 113 और 11 मिलकर बन जाएगा 124, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 124। अब हमें देखना है कि 124 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 124 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 9 का संबंध 121 के साथ में उसी प्रकार से 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 का संबंध यहाँ पर 121 के साथ में कैसे है, या फिर 9 से यहाँ पर 121 कैसे बना है। तो मेरे भाई 9 से यहाँ पर 121 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 9 के अंदर प्लस 2 किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11, और 11 से 121 बनाने के लिए इस 11 का किया गया है स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। और ध्यान से देखिए 121 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या,
मेरे भाई 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 7 के अंदर हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। और जिस प्रकार से यहाँ पर 11 का स्क्वायर करके यहाँ पर 121 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर 9 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। अब हमें देखना है कि 81 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 81 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मास्टर PDF सेट तैयार किया है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ में तैयार किया है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो पीछे दिए गए WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। और मेरे भाई इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आप GK, GS और साइंस के होंगे, ठीक है। तो आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल भारत के गुजरात राज्य में पाया गया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, ठीक है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई याद रखना अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। मेरे भाई ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस का और ऑप्शन डी है बेलनाकार लेंस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष रोग में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। आप सभी को बताना है कि दूरदृष्टि दोष रोग में किस लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? ऑप्शन ए वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी वर्ष 1945 में, ऑप्शन सी वर्ष 1930 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1915 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1941 में, ऑप्शन बी वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी वर्ष 1945 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1946 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1942 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस मुगल शासक को हराया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस मुगल शासक को हराया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शेरशाह सूरी ने चौसा और कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए काफी बार पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो मेरे भाई याद रखना चौसा का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1539 में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न यहीं से भी पूछ लिया जाता है कि कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो मेरे भाई याद रखना कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वर्ष
40 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। धैका जमना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया का, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रक्रिया का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि धैका जमना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो मेरे भाई धैका जमना रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए वर्ष 1764 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1766 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1765 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1767 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे वर्ष 1765 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। और इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1764 में, ऑप्शन बी वर्ष 1526 में, ऑप्शन सी वर्ष 1576 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1857 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1576 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ऑप्शन ए CH4 है, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है CO2, और ऑप्शन डी है NH3। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी है लोनार झील, ऑप्शन सी है पुलिकट झील, और ऑप्शन डी है वेम्बनाड झील। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है
राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा मात्र और मात्र 80 रुपये के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर के द्वारा। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।